हेलो स्टूडेंट्स, ये डब्ल्यूटीओ वीडियो का पार्ट 2 है। इसमें हम डब्ल्यूटीओ के स्कोप की बात करने वाले हैं। डब्ल्यूटीओ गेट से फॉर्म हुआ था। गेट के 8th राउंड, जिसको उर्ग्वे राउंड कहते हैं, वहाँ पर डब्ल्यूटीओ फ्रेम किया गया था। और डब्ल्यूटीओ एक कंपैरेटिवली स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन था जिसके पास ज़्यादा लीगल पावर्स थी, लीगल स्टेटस था गेट से, और इसका स्कोप भी गेट के स्कोप से ज़्यादा वाइड था। स्कोप का मतलब क्या है कि इसके अंतर्गत किन किन चीज़ों को शामिल किया जाता है। तो गेट के अंतर्गत केवल ट्रेड इन गुड्स को शामिल किया जाता था, लेकिन डब्ल्यूटीओ में और भी चीज़ों को, और भी नए एरियाज़ को शामिल किया गया। स्पेशली यदि बात करते हैं एग्रीकल्चर की, एग्रीकल्चर को शामिल किया गया डब्ल्यूटीओ के फ्रेम होते ही डब्ल्यूटीओ के अंतर्गत। इसके अलावा जो नए एरियाज़ थे वो ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, ट्रिप्स, ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स, ट्रिम्स, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड इन सर्विसेज, गैट्स। तो ये नए एरिया शामिल किए गए, इनको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो एग्रीमेंट्स की बात करते हैं डब्ल्यूटीओ के। तो क्या एग्रीमेंट्स फ्रेम किए गए? सबसे पहले हम बात करेंगे ट्रेड इन एग्रीकल्चर की। एग्रीकल्चर, जहाँ तक गेट का सवाल है, गेट के जो रूल्स थे उनके बाउंड्री से हमेशा बाहर रहा। इस पर बहुत सारी कंट्रोवर्सीज रही, लेकिन जैसे ही 8th राउंड में, उर्ग्वे राउंड में डब्ल्यूटीओ फ्रेम किया गया, वैसे ही एग्रीकल्चर को भी डब्ल्यूटीओ के अंतर्गत शामिल कर लिया गया। और ऐसा इसलिए किया गया ताकि जो भी एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स हैं उनके मार्केट एक्सेस को बढ़ाया जा सके, उनका ट्रेड को फ्री ट्रेड में कन्वर्ट किया जा सके। और ऐसा कैसे किया जाना था कि जितने भी नॉन टैरिफ बैरियर्स हैं या जो टैक्स से रिलेटेड नहीं हैं, जैसे मेनली हम बात करें क्योटा की, जहां हम एक लिमिट सेट कर देते हैं कि इससे ज़्यादा हम इंपोर्ट या एक्सपोर्ट नहीं करेंगे, तो उन सारे नॉन टैरिफ बैरियर्स को हमें टैरिफ बैरियर्स में कन्वर्ट करना था, यानी कि टैक्स के फॉर्म में कन्वर्ट करना था मोटे तौर पर। और उस टैरिफ की जो वैल्यू है, जो रेट है, उसको धीरे धीरे डिक्रीज़ किया जाना था। अब मेन जो मुद्दे हैं, मेन जो डिसिप्लिन्स हैं एग्रीकल्चर में, वो 3 एरियाज़ हैं। पहली चीज़ डोमेस्टिक सपोर्ट। डोमेस्टिक सपोर्ट क्या है? जो हर एक कंट्री बेसिकली प्रोवाइड करती है अपने नेशन के प्रोडक्ट्स को, स्पेसिफिक एरियाज़ को। तो उस डोमेस्टिक सपोर्ट प्राइस को क्या करना था? रिड्यूस करना था। इस डोमेस्टिक सपोर्ट प्राइस को हम एग्रीगेट मेजर फॉर सपोर्ट, एएमएस के नाम से भी जानते हैं। बेसिकली मोटे तौर पर यदि समझें तो एएमएस क्या है? अपने आप में एक तरह की सब्सिडी है। तो जो भी सब्सिडीज़ प्रोवाइड की जा रही थी एग्रीकल्चर के फील्ड में, उनको रिड्यूस किया जाना था। और इस रिडक्शन की हालांकि लिमिट अलग अलग थी, डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए भी और डेवलप्ड कंट्रीज़ के लिए। डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए यदि हम बात करते हैं, तो अगर आपका जो एग्रीकल्चर का वैल्यू प्रोडक्शन है वो 10% से ज़्यादा आप उसकी सब्सिडी दे रहे हैं या एएमएस प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उसको रिड्यूस करना था। लेकिन डेवलप्ड नेशंस के लिए ये 5% रखा गया। और यूएस डॉलर्स और डोमेस्टिक करेंसी की टर्म्स में हम यदि बात करते हैं, तो अगले 10 सालों में जो है वो 13.3% तक रिड्यूस किए जाने थे जितने भी सपोर्ट्स थे, जितने और 20% तक रिड्यूस किए जाने थे अगले 6 सालों में डेवलप्ड कंट्रीज़ के लिए, और 13.3% तक रिड्यूस किए जाने थे अगले 10 सालों में डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए। और जितने भी नॉन टैरिफ बैरियर्स हैं उनको हमें बेसिकली टैरिफ बैरियर्स में बदलना था, जैसे कि कस्टम ड्यूटी। दूसरा है एक्सपोर्ट कंपटीशन, यानी कि कंपटीशन की हम जब बात करते हैं तो डब्ल्यूटीओ का एक मेन ऑब्जेक्टिव रहा है कि कंपटीशन को इन्हांस किया जाए हर एक प्रोडक्ट के फील्ड में, और जितने भी नेशंस डब्ल्यूटीओ के अंतर्गत आते हैं उनके बीच में। और इसको इन्हांस करने के लिए, कंपटीशन को बढ़ावा देने के लिए डब्ल्यूटीओ ट्रेड लिबरलाइजेशन का फेवर करता है, यानी फ्री ट्रेड की बात करता है, जिसमें ट्रेड बैरियर्स कम से कम हो, या ट्रेड बैरियर्स जो हैं वो धीरे धीरे रिड्यूस किए जाएं। और यदि ट्रेड बैरियर्स रिड्यूस कर दिए जाएंगे, फ्री फ्लो होगा गुड्स एंड सर्विसेज का, तो ऑब्वियसली ग्लोबल लेवल पर एक कंपटीशन देखने को मिलेगा, और इस कंपटीशन का डायरेक्ट बेनिफिट कंज्यूमर को होगा कहीं ना कहीं। फिर हम बात करते हैं मार्केट एक्सेस की। डब्ल्यूटीओ क्या चाहता है कि जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट है उनके मार्केट एक्सेस बढ़ाई जाए, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा जो कंट्री एक्सपोर्ट करना चाहती हैं वो दूसरी कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट कर सकें।
और दूसरी कंट्री किसी तरह के कोई रिस्ट्रिक्शंस ना लगाए इम्पोर्ट्स पर, ताकि जो प्रोडक्ट्स हैं उनको मार्केट मिल सके ईज़िली। इसके लिए डब्ल्यूटीओ क्या करता है, ट्रेड पॉलिसी रिव्यू मैकेनिज़्म के थ्रू सभी देशों की ट्रेड पॉलिसीज़ को रिव्यू करता है, और यदि उसे लगे कि किसी तरह के ट्रेड बैरियर्स एग्जिस्ट कर रहे हैं जो फ्री फ्लो ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स को हैम्पर करेंगे, नुकसान पहुंचाएंगे, तो ऐसे में डब्ल्यूटीओ उस कंट्री की ट्रेड पॉलिसीज़ को रिफ़ाइन करवा सकता है, उसमें लिबरलाइजेशन के एलिमेंट्स को इंट्रोड्यूस कर सकता है। और इन सब चीज़ों के कारण कहीं ना कहीं ऑब्वियसली जहाँ हम बात कर रहे हैं नॉन टैरिफ बैरियर्स को टैरिफ बैरियर्स में कन्वर्ट किया जाएगा, टैरिफ बैरियर्स को धीरे धीरे रिड्यूस किया जाएगा, तो एक माहौल क्रिएट होगा जहाँ पर प्रोडक्ट्स के लिए ऑब्वियसली ज़्यादा मार्केट ईज़िली एक्सेस की जा सकेगी। तो नॉन टैरिफ बैरियर्स को फिर किस में कन्वर्ट करना है, टैरिफ बैरियर्स में, और टैरिफ्स को भी बाउंड करना है, एक लिमिट से ज़्यादा आप नहीं रख सकते, जिनको धीरे धीरे रिड्यूस किया जाना है। इसके अलावा जो एग्रीकल्चरल सब्सिडीज़ प्रोवाइड की जा रही हैं वो लो इनकम जो प्रोड्यूसर्स हैं, जिनके पास रिसोर्सेज नहीं हैं, जो पुअर प्रोड्यूसर्स हैं, उनको प्रोवाइड की जा रही है। और इस तरह की सब्सिडीज़ डेवलपिंग कंट्रीज़ में बेसिकली प्रोवाइड की जाती हैं, तो डेवलपिंग कंट्रीज़ को कोई ज़रूरत नहीं है कि वो इस तरह की सब्सिडीज़ को रिड्यूस करे। ऐसा डेवलपिंग कंट्रीज़ के हितों को ध्यान में रखते हुए किया गया। डेवलपिंग कंट्रीज़ और डेवलप्ड कंट्रीज़ और लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़, इन सब की एक हायरार्की बनाई गई, प्रोग्रेसिव मैनर में इन्हें रखा गया, और इन सब के लिए अलग अलग टाइम बाउंड जो था, टाइम फ्रेम जो था वो बनाया गया। और जैसे कि डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, जो लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, उनको फेवरेबल ट्रीटमेंट दिया गया, उनके हितों को ध्यान में रखते हुए काम किया गया। और जो कि सब्सिडीज़ या एएमएस को रिड्यूस करने का टाइम डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए 6 सालों का रखा गया था, उसे बढ़ाकर आगे 10 सालों के लिए एक्सटेंड कर दिया गया। और इसी के साथ जो लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनके लिए किसी तरह की कोई टाइम बाउंड्री सेट नहीं थी, और वो अपने जो नॉन टैरिफ बैरियर्स थे उनको भी मेंटेन करके चल सकती थी। इसके बाद हम बात करते हैं ट्रेड इन टेक्सटाइल और क्लोथिंग की। और ट्रेड इन टेक्सटाइल और क्लोथिंग की जब हम बात करते हैं तो वहाँ पर किसी न किसी तरह का डिस्क्रिमिनेशन शुरू से देखने को मिल रहा था, और जो डेवलप्ड नेशन थे वो अपने हितों को ध्यान में रखते हुए चल रहे थे और अलग अलग तरह के अरेंजमेंट्स इसके लिए कर रहे थे। जैसे कि मोस्ट फेमस है जो मल्टी फाइबर अरेंजमेंट है, जो 1994 में किया गया, और ये एक तरीके की बायलैटरल नेगोशिएशन है जिसमें कंट्रीज़ आपस में मिलकर क्योटास फिक्स कर लेती हैं। और ये क्योटास बेसिकली किसके लिए फ़िक्स किए जाते हैं, डेवलप्ड कंट्रीज़ फिक्स करती हैं कि इतनी लिमिट से ज़्यादा वो डेवलपिंग कंट्रीज़ से टेक्सटाइल का इम्पोर्ट नहीं करेंगी। और इस सब से जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनके हितों को कहीं ना कहीं नुकसान पहुंच रहा है। और धीरे धीरे ये टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स तक ही लिमिट नहीं रखा गया, बल्कि ये जो लिमिट्स सेट की गई इंपोर्ट करने की डेवलपिंग नेशंस से, इसको बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ़ प्रोडक्ट्स तक बढ़ाया गया। तो ऐसे में ज़रूरत थी कि इन चीज़ों को रिमूव किया जाए, स्पेशली मल्टी फाइबर आपका जो अरेंजमेंट है। और टेक्सटाइल और क्लोथिंग प्रोविज़न्स या एग्रीमेंट में इस मल्टी फाइबर अरेंजमेंट को रिमूव कर दिया गया। और ऐसा बेसिकली इसलिए किया ताकि जो डेवलपिंग नेशंस हैं वो फ्रीली एक्सपोर्ट कर सकें, और डेवलप्ड नेशन किसी तरह की कोई कंडीशन उनके इंपोर्ट पर ना लगा सकें, और फ्रीली वो उनके मार्केट्स तक उन डेवलपिंग नेशन के जो प्रोडक्ट्स हैं वो एक्सेस कर सकें। तो इसके अंतर्गत क्या करना था, बेसिकली जो भी नॉन टैरिफ मेजर्स हैं टेक्सटाइल में, वो सारे के सारे हमें ख़त्म करने थे। यानी हम किसी तरह का कोई कोटा फिक्स नहीं कर सकते थे। आने वाले 10 सालों में ऐसा किया जाना था जिससे कि फ्री ट्रेड को इन्हांस किया जा सके टेक्सटाइल की फील्ड में भी। और ये जो 10 साल का टाइम पीरियड था, इसको 3 स्टेजेस में डिवाइड किया। यानी कि जो फ्री ट्रेड लाना था वो धीरे धीरे करके लाना था, उसके लिए हमने टाइम सेट किया, और 2002 तक हमें
51% टोटल इंपोर्ट का फ्री ट्रेड में इंटीग्रेट करना था, जबकि जो बाकी 49% था उसको 2005 तक फ्री ट्रेड में इंटीग्रेट करना था। यानी 2005 तक जब हमारे 10 साल पूरे हों तो हमें कम्प्लीटली ट्रेड को फ्री करना था टेक्सटाइल के फील्ड में। इसी के साथ WTO के अंतर्गत कंट्रीज़ जो ऐसे मुद्दे हैं, जो ऐसे सब्जेक्ट हैं, जो ऐसे टॉपिक्स हैं जो गेट और WTO के रूल से बाहर हैं, तो उन पर डिस्क्रिमिनेटरी रिस्ट्रिक्शंस अपना सकती थी उन प्रोडक्ट्स पर। इसी के साथ सेफगार्ड मैकेनिज्म को प्रमोट किया गया। डेवलपिंग कंट्रीज़ के हितों को ध्यान में रखते हुए ऐसा किया गया। और यदि डेवलपिंग कंट्रीज़ को ऐसा लगता था कि उनकी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ को किसी तरह का नुकसान पहुंच रहा है फ्री इंपोर्ट से, तो वो क्या कर सकती थी, मैक्सिमम 3 साल के लिए नॉन टैरिफ बैरियर्स जो कि कम्प्लीटली रिमूव कर दिए गए थे उनको ऑप्ट कर सकती थी अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ को बचाने के लिए फॉरेन कंपटीशन से, फॉरेन इंपोर्ट से। फिर उसके बाद हम बात करते हैं ट्रिप्स की, ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। ट्रिप्स की जब हम बात कर रहे हैं तो देखिए प्रॉपर्टी राइट्स की बात कर रहे हैं तो जिस तरह से कोई भी प्रॉपर्टी राइट होता है उसी तरीके से ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट यानी आपकी जो बौद्धिक संपदा है उस पर आप राइट ले रहे हैं, यानी जो भी आपने अपने दिमाग से क्रिएट किया है, चाहे कोई नया प्लांट की किस्म ढूंढी है आपने, चाहे कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म ढूंढे हैं, या आपने कोई भी नई चीज़ इन्वेंट की है, उसके लिए आप राइट असाइन करवा सकते हैं कि ये चीज़ मैंने खोजी है और इसको कोई और मेरी इच्छा के बिना यूज़ नहीं कर सकता। तो WTO ने जैसे ही 4 साल कंप्लीट किए तो 4 साल का टेन्योर रखा सारी कंट्रीज़ के लिए जो उसके मेंबर थे कि वो या तो WTO के फ्रेमवर्क में आकर पेटेंट कराएं या फिर स्यू जनरस सिस्टम को ऑप्ट करें, या दोनों का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। स्यू जनरस सिस्टम क्या है, जो कि अपने आप में इवॉल्व होता है, जो किसी कंट्री के अपने रूल्स होते हैं जिसके अकॉर्डिंग वो पेटेंट से रिलेटेड कार्य करेगी। और लेकिन बहुत सी कंट्रीज़ ऐसी थी जहाँ पर किसी तरीके का कोई ट्रेडिशन नहीं पाया जाता था पेटेंट ग्रांट करने का, जो नया था सब उन कंट्रीज़ के, तो उनको 10 साल का ग्रेस टाइम पीरियड दिया गया कि वो पेटेंट सिस्टम को इंट्रोड्यूस कर सके। और ये पेटेंट सिस्टम इंडिया में स्यू जनरस सिस्टम के साथ ऑप्ट किया गया। हालांकि आज के दिन WTO के सिस्टम के अकॉर्डिंग इंडिया अपने आप को अडेप्ट कर चुका है। और ये जो सिस्टम था ये बेसिकली इसलिए किया गया ताकि ज़्यादा जो आपकी बौद्धिक संपदा है उसको कोई और दूसरा यूटिलाइज ना कर सके। और इन पेटेंट्स को कॉमनली प्लांट ब्रीडर्स राइट के नाम से भी जाना जाता है स्यू जनरस सिस्टम में इंडिया में, जिसमें बेसिकली एग्रीकल्चरल फील्ड से जब हम बात करते हैं तो फार्मर्स को राइट होता है कि यदि उन्होंने अपनी कोई प्लांट या सीड की वैरायटी इन्वेंट की है तो वो उसको यूज़ कर सकते हैं, एक्सचेंज कर सकते हैं दूसरे फार्मर्स के साथ, लेकिन उस पर्टिकुलर सीड या प्लांट की कॉमर्शियल सेल नहीं हो सकती जब तक कि उसका जो ब्रांडेड सीड है, जब तक कि उसके जो ऑनर है उससे किसी तरह का आप परमिशन ना ले लें। ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स या ट्रिम्स, अब हर एक कंट्री अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ को सेव करने के लिए क्या करती है, कुछ जो फॉरेन इन्वेस्टर्स आपकी कंट्री में इन्वेस्ट करना चाहते हैं उनकी इन्वेस्टमेंट पर किसी तरह की रिस्ट्रिक्शंस फ्रेम कर सकती है और कंडीशंस इम्पोज कर सकती है। लेकिन ट्रिम्स में इस चीज़ पर फोकस किया गया कि जितने भी फॉरेन इन्वेस्टर्स होंगे उनको आपको नेशनली ट्रीट करना होगा, यानी जो आप डोमेस्टिक फर्म्स और इंडस्ट्रीज़ के साथ व्यवहार कर रहे हैं वैसे ही व्यवहार उन्हीं के साथ किया जाना है। उनके लिए कोई स्पेशल कंडीशंस या रिस्ट्रिक्शंस आप नहीं लगा सकते हैं, और जितने भी रिस्ट्रिक्शंस हैं वो आपको धीरे धीरे रिमूव करनी होंगी। और आप फॉरेन इन्वेस्टर को किसी तरीके से फोर्स नहीं कर सकते हैं कि इन्हीं एरियाज़ में वो इन्वेस्ट करेगा, और जितने भी फैसिलिटीज़ आप डोमेस्टिक इन्वेस्टर को दे रहे हैं वो सारी आपको फॉरेन इन्वेस्टर्स को प्रोवाइड करनी होंगी। ये इसलिए किया गया कि जो भी फॉरेन आपके इन्वेस्टर्स हैं उनके साथ किसी तरीके का कोई रूल्स और रेगुलेशन में भेदभाव ना हो,
और वो फ्रीली किसी भी नेशन में आकर अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकें। फिर है जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड इन सर्विसेज गैट्स। तो ये अपने आप में पहली मल्टीलेटरल अरेंजमेंट था, एग्रीमेंट था, और ये ट्रेड को लिबरलाइज करने के लिए लाया गया था। और किस फील्ड में? सर्विसेज के फील्ड में। हमने बात की पहले भी, जब गेट था तो केवल गुड्स को शामिल किया गया था फ्री ट्रेड के लिए, लेकिन डब्ल्यूटीओ के फ्रेम होते ही हमने सर्विसेज को भी शामिल किया गया और उनके ट्रेड को लिबरलाइज करने की कोशिश की गई। तो जो भी सर्विसेज हैं, जितनी भी फॉर्म में उनकी सप्लाई होती है, ये एग्रीमेंट उन सभी को कवर करके चलता है। और ट्रेड इन सर्विसेज की जहाँ हम बात करते हैं, तो जो भी सर्विस की सप्लाई है, इसको डिफ़ाइन कैसे किया जाएगा कि जो भी सर्विस की सप्लाई है, जहाँ पर सर्विस प्रोड्यूस हो रही है, डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, सेल हो रही है या डिलीवरी की जा रही है एक तरीके से सर्विस की, तो वो इंटरप्राइजेस के थ्रू की जाए, जहाँ पर इंटरप्राइजेस फिज़िकली प्रेजेंट हो। तो इसको हम कहेंगे ट्रेड इन सर्विसेज, जहाँ पर सर्विसेज से रिलेटेड कोई भी काम इंटरप्राइजेस फिज़िकली प्रेजेंट होकर करेंगे। और ऐसा बेसिकली करने से या ट्रेड इन सर्विसेज को लिबरलाइज करने से, बढ़ाने से क्या होता है कि जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनकी ग्रोथ प्रमोट होती है, उनको लार्जर मार्केट्स की एक्सेस मिल पाती है, उनके पास ज़्यादा सर्विसेज अवेलेबल हो पाती हैं। वहीं जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं वहाँ उनको भी बेनिफिट हो पाता है, क्योंकि जो ट्रांसफ़र हो सकता है टेक्नोलॉजीज़ का डेवलप्ड कंट्रीज़ से इन एग्रीमेंट्स के थ्रू, क्योंकि टेक्नोलॉजीज़ के फील्ड में जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं वो कहीं ना कहीं पीछे हैं इन डेवलप्ड कंट्रीज़ से, तो वो वहाँ से ट्रांसफ़र कर सकती हैं, मंगवा सकती हैं। डिस्प्यूट सेटलमेंट, इसके अलावा हम बात करें तो डिस्प्यूट सेटलमेंट के लिए 1966 के डिसीजंस को हमने मान्य रखा कि डिस्प्यूट इसके अकॉर्डिंग सेटल किए जाएंगे। और लेकिन ये जो प्रोविज़न्स थे 1966 के डिसीजंस को, इनको बहुत कम यूज़ किया गया, स्पेशली जब हम बात करते हैं डेवलपिंग कंट्रीज़ की, क्योंकि डेवलपिंग कंट्रीज़ जो डिस्प्यूट सेटलमेंट के प्रोसीजर हैं उनको अब ज़्यादा यूज़ करने लगी हैं पहले की बजाय। और इसमें बेसिकली वैसे डेवलपिंग कंट्रीज़ के जो इंटरेस्ट हैं उन्हीं को ध्यान में रखकर ये रूल्स फ्रेम किए गए थे। और इसमें वो डेवलपिंग कंट्रीज़ ऑटोमेटिकली डायरेक्टर जनरल का जो गुड ऑफिस है डब्ल्यूटीओ का, वहाँ पर जा सकती हैं और अपनी कंप्लेंट दर्ज करा सकती हैं और किसी सेटिस्फैक्टरी रेजोल्यूशन की उम्मीद कर सकती हैं। और ये जो सॉल्यूशन निकाला जाएगा, ये टाइम लिमिट्स के अंदर निकाला जाएगा, और ये जो टाइम लिमिट्स होंगे ये भी कंपैरेटिवली छोटे होंगे। मॉनिटरिंग ऑफ ट्रेड पॉलिसीज़, TPRM, यानी आपके एक जो कमेटी ट्रेड पॉलिसी रिव्यू मैकेनिज्म की जहां हम बात कर रहे हैं वो बनाई गई, जो कि सभी नेशंस के ट्रेड पॉलिसी को रिव्यू करती है और देखती है कि मेंबर कंट्रीज़ उन ट्रेड पॉलिसी को फॉलो करें, और जो भी ट्रेड पॉलिसीज़ वो बना रहे हैं उसमें लिबरलाइजेशन पर फोकस किया जाए, रिस्ट्रिक्शंस को रिमूव किया जाए। और जो भी 4 मेजर ट्रेडर्स हैं उनकी ट्रेड पॉलिसी को हर 2 साल में रिव्यू किया जाता है, जबकि अगले 16 लीडिंग ट्रेडर्स की पॉलिसी को अगले 4 साल में रिव्यू किया जाता है। और बाकी जो कंट्रीज़ हैं उनकी ट्रेड पॉलिसीज़ को लॉन्गर इंटरवल्स में रिव्यू किया जाता है। और इसको रिव्यू करने से सारी कंट्रीज़ की ट्रेड पॉलिसी को, ट्रेड उनको फ्रीली प्रमोट करने में सहायता मिलती है, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लाने में सहायता मिलती है।